नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का इतिहास की इस लाइव परिचर्चा में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इतिहास की जो हमारी श्रृंखला थी उसमें। और अब तक हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कर लिया है और अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की। मेडिवल इंडिया में हम लोगों की एंट्री हो चुकी है और आज हम देखेंगे राजपूत काल, राजपूतों का इतिहास, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत का जो प्राचीन काल का इतिहास था, सातवाहन, चालुक्य, चोल, पल्लव, पांड्य, इसकी हमने चर्चा कर ली। उसके बाद हमने उत्तर भारत में हड़प्पा सभ्यता और उससे पहले से लेकर के आगे जो हमारा इतिहास था उसमें वैदिक, मगध साम्राज्य, बौद्ध और जैन आंदोलन, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, तमाम राजाओं के बारे में, उनके प्रशासन, उनकी राजतंत्र और उनके समय की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां थी, उसकी चर्चा हम लोगों ने अब तक पूरी की। और आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पूरा करने वाले हैं, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ राजपूत्स। राजपूत कौन थे, राजपूतों का समय क्या था, किस एरिया में थे और क्या इनके कार्य रहे हैं। क्लियर? स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार मैं फटाफट से नाम पढ़ देता हूं जो लोग चर्चा में जुड़ रहे हैं। मनीष लोधी, रमेश वर्मा, विकास राजपूत, गौरव लोधी, ओम प्रकाश राजपूत जी, धीरेन्द्र राजपूत, धीरज कुमार, विशाल राजपूत, युवा लोधी, चंद्रवंशी लोधी, रिंकू राजवंशी लोधी, पीके प्रेमी, अनूप कुमार वर्मा, सुनील सिंह, रोहित सिंह लोधी, गिरीश भारत, कविता पथरिया, हेमलता लोधी, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, रमेश सिंह लोधी, लोधी लाला भैया सिंह, लता राजपूत, डॉक्टर दिनेश राजपूत, भूपेंद्र सिंह लोधी, डॉक्टर मोनू राजपूत, ओमकार लोधी, कुंवर सिंह, देवेंद्र राजपूत, चकलेश राजपूत, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, लोधी शैलेंद्र सिंह राजपूत, इंद्रजीत राजपूत, श्रीमती कल्पना राजपूत, उदय सिंह लोधी, उसके बाद राम लखन राजपूत, सुभाष अलीगढ़, रामचंद्र वर्मा, निर्बल लोधी, अन्नू लोधी, आनंद लोधी, तुलसी राजपूत, मनोज कुमार राजपूत, लोकमन सिंह, शिव कुमार राजपूत, घनेन्द्र लोधी, कुंवर सिंह, सोनू लोधी अयोध्या, आर के राज, मानवेंद्र सिंह राजपूत, राजेंद्र नरवरिया, ब्रह्मानंद अकेडमी बांदा, अबद सिंह लोधी, ब्रिजेश लोधी, तुलसी राजपूत, अजय सिंह, तुलसीराम राजपूत, कुंवर अमित राजपूत, सागर राजपूत, राहुल शर्मा, थान सिंह राजपूत, धीरज कुमार लोधी, मेघराज सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह राजपूत, अनीश कुमार, कुंवर अमित राजपूत, डॉक्टर शेर सिंह कुशवाहा, प्रदीप राजपूत, लोधी राकेश कुमार राजपूत, ओमकार सिंह, आजाद मलखान सिंह लोधी, डॉक्टर नारायण पटेल, प्रदीप राजपूत। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, 135 के आसपास लोग हैं और बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। शिवशंकर राजपूत, प्रदीप राजपूत, साहिल ठाकुर, धीरज राजपूत, महेंद्रपाल राजपूत, नरेंद्र वर्मा राजपूत, धीरज राजपूत, रुस्तम सिंह लोधी, प्रदीप राजपूत, नरेंद्र वर्मा, विवेक लोधी, भास्कर सेजो। तो चलिए, स्वागत है, गुड इवनिंग। और क्योंकि शाम का सेशन में हमारे पास समय कम रहता है तो हम लोग सीधे सीधे टॉपिक पर आएंगे। और आज जो हम इतिहास की बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे 750 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का। तो लगभग 450 साल का जो इतिहास है, इसको राजपूत काल कहा जाता है उत्तर भारत में। और कौन थे राजपूत, कहाँ इनके राज्य थे, कौन सा समय था, तो मैंने टाइम आपको बता दिया कि 750 से लेकर के और 1200 ईस्वी तक राजपूत काल कहा जाता है। ये मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश,
इस एरिया में राजपूत वंश के लोग शासन करते थे, उनकी सत्ताएं थीं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इस एरिया में इनकी सत्ताएं थी, इनके राजवंश थे। मुख्य राजवंश कौन कौन थे? जैसे आपने सुना होगा चौहान, चालुक्य, सोलंकी गुजरात में, गुर्जर प्रतिहार जिसके बारे में आपने सुना होगा, चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके अलावा चंदेल राजपूत, उसके अलावा गहड़वाल जो कन्नौज में थे, उसके अलावा धार में परमार। तो कुल मिलाकर के चौहान, चालुक्य, चंदेल, परमार, गहड़वाल, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है इस कालखंड में, और इनको राजपूत कहा जाता है। और इसका मतलब क्या है राजपूत का? राजपूत का बेसिकली मतलब है राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, उसको राजपूत कहा गया। आगे चल करके इसके संबंध में इतिहासकारों में तीन मत हैं, तीन अवधारणाएं हैं इतिहासकारों में कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। इससे पहले इतिहास में राजपूतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता, कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इतिहासकारों की तीन धाराएं जो इसके बारे में बताती हैं। पहली धारा के अनुसार जो इतिहासकार है उनका यह मानना है कि बाहर से आने वाले जो शक, हूण, कुषाण जो लोग थे, सीथियन जो लोग थे, यही लोग भारत में बड़ी संख्या में आए थे और ये भारत के लोगों में घुल मिल गए, और इन्हीं से जो लोग बने भारत में वो राजपूत। तो एक जो परंपरा है वो ये मानती है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो विदेशी हुई है। विदेश से जो लोग आए थे, हूण, शक, कुषाण, पार्थियन, जो हजारों लाखों की संख्या में आए थे, उन लोगों ने इस क्षेत्र में आकर के अपना राज्य स्थापित कर लिया था और वही लोग राजपूत कहलाए। एक ये विचारधारा है। दूसरी जो विचारधारा है वो ये मानती है कि स्थानीय जो आदिवासी जनजातीय जो जातियां थी, जैसे गोंड है, भील है, इस तरह के जो जनजातीय लोग थे वो लोग राजपूत कहलाए। एक मत ये है, लेकिन ये मत बड़ा स्पष्ट नहीं है। जो विदेशी वाला मत है उस मत के संबंध में ये तर्क दिया गया है कि शक, हूण, पार्थियन ये लोग आए थे, उनकी जो परंपराएं थी जो आज भी उस क्षेत्र में प्रचलित है वो राजपूतों में भी थी। सूर्य पूजा इत्यादि चीजें, अग्नि पूजा इत्यादि को वो लोग भी मानते थे, ये भी मानते थे। और एक यहाँ की जो जनजाति हैं, उन जनजातियों के बीच में से भी एक माना जाता है कि यहाँ की कुछ जनजातियां राजपूत में कन्वर्ट हुई। मैं आपको इसका निष्कर्ष बताऊंगा, निष्कर्ष क्या है। उसके अलावा कुछ लोगों का यह मानना है कि कुछ लोगों का क्या, चंद्रप्रदायी जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक लिख दिया कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ ने यज्ञ किया और यज्ञ से 4 योद्धा पैदा हुए, एक चौहान था, एक चालुक्य था, एक परमार था और एक प्रतिहार था। ऐसा उन्होंने लिख दिया। हालांकि इसको कोई मानता नहीं, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। इसको पूरी तरीके से चंद्रप्रदायी का जो है उसको खारिज कर दिया कि किसी यज्ञ कुंड से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। हालांकि चंद्रप्रदायी ने ऐसा लिखा। और उसके बाद 16वीं शताब्दी में एक इतिहासकार था फरिश्ता। फरिश्ता जो है उसने जो लिखा है, फरिश्ता ने उसने लिखा है कि राजपूत बेसिकली वो लोग थे जो राजा हुआ करते थे, और राजाओं की जो रानियों से जो मान लीजिए संतान नहीं हुई तो राजा अपनी जो दासी थी उन दासियों से विवाह कर लेते थे या दासियों के साथ वो संतान उत्पन्न करते थे। तो राजा की दासियों से जो उत्पन्न जो पुत्र थे तो वो राजा के पुत्र कहलाते थे और इस तरीके से उनको राजपूत कहा जाता था। ऐसा फरिश्ता ने लिखा है अपनी पुस्तक में। ये आप सारे फैक्ट जो है चेक कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है ये आपको हर जगह मिल जाएंगी। फरिश्ता के बारे में आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा। बहरहाल अब हम अगर इसके निष्कर्ष पे आए कि इन सारी चीजों में मान करके हमारा निष्कर्ष क्या होगा, तो राजपूतों के बारे में निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जो विदेशी आक्रमणकारी आए, चाहे हूण हो, चाहे शक हो, चाहे कुषाण हो, वो लोग भी भारतीय संस्कृति में मिले थे। कुछ यहाँ के भी लोग थे जो यहाँ के स्थानीय लोग थे जिनके साथ उनके संबंध, वैवाहिक संबंध इत्यादि हुए होंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो सारी चीजें हैं क्षेत्रीय आधार पर भी, स्थानीय आधार पर भी और विदेशी शक्तियों के, देखिए भारत में जो मुस्लिम आए तो मुस्लिम भारत में आए, मुस्लिमों ने अपनी पहचान को बना के रखा और आज तक आप देखते हैं कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम और गौरी और गजनवी के समय मुस्लिम आए तो मुस्लिम अपने धर्म और संस्कृति को उन्होंने बना के रखा। आगे आप देखेंगे कि भारत में उन्होंने और भी लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट किया, यानी और भी बहुत सारे लोग इस्लाम में गए।
तो भारत में एक बड़ी आबादी आपको इस्लाम को मानने वाले लोगों की है। आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। लेकिन जो शक, हूण, कुषाण, जो ये लोग भारत में आए, इन लोगों की पहचान आप आज नहीं कर सकते। आप आज किसी आदमी को देख करके ये नहीं कह सकते कि ये शक है, या ये पार्थियन है, या ये सीथियन है, या ये कुषाण है, या ये यूनानी है। आप आज नहीं कह सकते। तो ये क्या हुआ कि ये समय के साथ साथ भारतीयों के साथ घुल मिल गए। और इसका एक बड़ा कारण क्या था कि ये जो लोग आक्रमण करने आते थे, ये अधिकांश लोग पुरुष आते थे, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के पुरुष हमला करते थे, महिलाएं ये लेकर के नहीं आते थे। तो ऐसे में इनके पास क्या होता था कि यहाँ पर हमला करने के बाद जब यह रुक जाते थे, तो यहाँ की ही जो स्त्रियों से विवाह करके और एक तरीके से वो यहाँ की जो संस्कृति है उसमें घुल मिल करके एक नए उसमें बन जाते थे। और आगे चल करके हमने देखा कि भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति को ये लोग अपना लेते थे। जैसे आपने देखा होगा कि नागसेन नाम के एक उसका उल्लेख मिलता है, मिनांडर नाम का राजा। तो मिनांडर नाम का राजा बुद्ध हो गया था, जबकि वो यूनान का रहने वाला था। तो उसके बुद्ध होने से क्या हुआ कि उसके साथ में जो यूनानी लोग आए होंगे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया होगा। एक राजा मिलता है हमको हेलियोडोरस, जिसका विदिशा के पास बेस नगर में अभिलेख मिलता है गरुण स्तंभ, जिसमें लिखा है कि उसने भागवत धर्म को अपना लिया था। तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसके साथ जो लोग आए होंगे हेलियोडोरस के साथ में, उन्होंने भागवत धर्म को अपना लिया होगा। बहुत सारे जो हूण थे, हूणों में कई लोगों ने क्या हुआ, या फिर जो शक थे, शकों ने आकर के भारत में जो भारत के हिंदू या बौद्ध धर्म थे उनको अपना लिया। तो इस कुल मिलाकर के जब धार्मिक परिवर्तन हो गया तो सांस्कृतिक परिवर्तन उसके साथ साथ धीरे धीरे संभव हुआ होगा। तो आज की डेट में अगर हम ढूंढें तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर पीछे बैक हिस्ट्री में जाएं तो हम राजपूतों के बारे में ये कह सकते हैं कि राजपूतों में वो सब लोग शामिल हैं जो कुछ बाहर से भी आए होंगे, उसके अलावा यहाँ के स्थानीय भी रहे होंगे, और जो लड़ाकू जो जनजातियां नहीं होंगी वो भी संभवतः इसमें शामिल हुए होंगे। तो ये राजपूतों की उत्पत्ति है। अब हम आते हैं राजपूतों के वंशों के बारे में कि कौन कौन से वंशों की जानकारी हमें मिलती है। प्रमुख राजाओं की बात करेंगे और प्रमुख घटनाओं की, क्योंकि हम लोग इतिहास को एक क्रम से आगे पढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपने इतिहास पढ़ा होगा हर्षवर्धन के बारे में, जब हमने चर्चा की थी राजा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ था कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्ष की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता फिर से बिखर गई और भारत में फिर कोई केंद्रीय सत्ता हमें दिखाई नहीं देती है। छोटी छोटी शक्तियों के रूप में लोग शासन करने लगे। वहीं पर हमें राजपूतों की उत्पत्ति दिखाई देती है। यानी हर्षवर्धन के अगर हम देखें 100 साल बाद, तो राजपूत हमको दिखाई देना शुरू होते हैं 100-150 साल बाद। हर्षवर्धन के लगभग 100 साल के बाद हमें राजपूत राजवंशों के बारे में सुनने को मिलता है। उसमें जो प्रमुख वंश थे उसमें चौहान वंश, चालुक्य सोलंकी गुजरात में था, चालुक्य सोलंकी वंश, धार मालवा मध्य प्रदेश में परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार जिसको हम लोग पढ़ चुके, प्रतिहार वंश जो कन्नौज पर था राजस्थान वंश, और प्रतिहार इसके बाद कन्नौज पर गहड़वाल वंश। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इनके और जो बुंदेलखंड है जीजाक गुप्ती, वहां पर चंदेल वंश, इनकी चर्चा करेंगे। खजुराहो का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। खजुराहो में जो बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं वो मैक्सिमम चंदेल राजाओं के द्वारा ही या उनकी शासनकाल में बने हैं। तो कुल मिलाकर के चंदेल, चालुक्य, चौहान, परमार, प्रतिहार, गहड़वाल ये सब राजपूत वंश हैं। और इनका सबका समय 750 या 800 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में है। 1200 ईस्वी में हम देखते हैं कि दिल्ली की जो सत्ता है वो मुसलमान शासकों के हाथ में चली जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है और वो 1947 तक किसी न किसी रूप में बनी रहती है। हालांकि बीच में 1857 में अंग्रेजों ने ले लिया था, लेकिन 1200 के बाद से लेकर 1857 तक भारत में फिर मुस्लिम रूलर ही रहते हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो अफगान हो, चाहे वो मुगल हो। वो आगे पढ़ेंगे। तो अब जो बीच की कड़ी है वो राजपूतों का इतिहास है और उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आते हैं हम चौहान वंश के ऊपर। तो जो चौहान वंश है, चौहान वंश की जो शुरुआत है वो ये कहा जाता है कि वो शुरू में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर?
उसका जो संस्थापक था उसका नाम मिलता हमको वकपति राज। वकपति राज है वो हमें पहली बार उसका उल्लेख मिलता है उसके चौहान वंश के संस्थापक का। उसके अलावा हमें विग्रहराज नाम के राजा की जानकारी मिलती है, राजा बीसल देव की जानकारी मिलती है, और चौहान वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा है जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। तो हम लोग केवल पृथ्वीराज चौहान के बात करेंगे, बाकी इन क्योंकि ये सारे राजपूत आपस में लड़ते रहे। जितने राजपूत थे, चौहान चालुक्यों से, चौहान प्रतिहारों से, चौहान परमारों से, परमार चौहानों से, तो सारे के सारे जो राजपूत वंश थे वो एक दूसरे से सत्ता के लिए संघर्ष करते रहते थे। इसमें इनमें आपस में एकता नहीं थी, और इसी का परिणाम यह था कि जब ये आपस में लड़ रहे थे तो जब भारत पर मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करता है तो गौरी को हराना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और गौरी बाद में सबको हरा देता है और अल्टीमेटली गौरी कब्जा कर लेता है भारत के ऊपर। और उसका जो गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भारत का एक तरीके से शासक ही बन जाता है, जिसकी हम शुरुआत करेंगे गुलाम वंश के रूप में। तो पृथ्वीराज चौहान का आपने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान का में जो सबसे प्रसिद्ध राजा था चौहान वंश का, उसका दो शक्तियों से संघर्ष हुआ। बेसिकली उसका संघर्ष हुआ चंदेलों के साथ में, और चंदेलों का एक राजा था परमार्दी देव, जो चंदेल वंश का अंतिम राजा था। राजा परमार्दी देव या राजा परमल, बुंदेलखंड के लोग जानते होंगे, राजा परमल का आपने नाम सुना होगा। आला उदल का नाम सुना होगा। जो आला उदल थे वो परमल के ही सेनापति थे। तो वो चंदेल वंश का अंतिम राजा था, राजा परमार्दी देव या परमल। उसकी राजधानी महोबा के पास कालिंजर में थी। तो पृथ्वीराज चौहान का परमार्दी देव से युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव को हरा दिया था। उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने गहड़वाल वंश पर भी आक्रमण किया था, और वहां भी उसने जयचंद को पराजित किया था। इसी कारण से जयचंद में और पृथ्वीराज चौहान में शत्रुता थी। आगे हम देखते हैं कि जब गौरी भारत में हमला करने आता है तो पृथ्वीराज चौहान का साथ जयचंद नहीं देता, जयचंद उसके साथ में खड़ा नहीं होता। इसी कारण से उस समय पृथ्वीराज चौहान भारत का सबसे मजबूत राजा हो गया था। और बेसिकली चौहान जो वंश के राजा थे ये शाकंभरी के रहने वाले थे। शाकंभरी एक स्थान है अजमेर के पास में, अजमेर के पास एक स्थान है शाकंभरी, वहां के ये लोग रहने वाले थे। बाद में हम देखते हैं कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है भारत पर, और इसका युद्ध तराइन के मैदान में होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, गौरी हार के भाग जाता है। उसके बाद अगले साल फिर गौरी तैयारी करके आता है 1192 में, और फिर जो है अगले युद्ध में गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों पर अपने सिक्के खुदवाता है और अपना जो मोहम्मद नाम, मोहम्मद शाम सब कुछ अंकित करवाता है। तो कुल मिलाकर के 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारत में चौहान वंश की समाप्ति हो जाती है। चौहान क्योंकि उस समय भारत का सबसे मजबूत वंश था, और चौहान वंश पे जब कब्जा कर लिया तो मोहम्मद गौरी के लिए आसान हो गया था कि बाकी सत्ताओं को बहुत आराम से वो हरा सकता है। उसके बाद आएंगे हम अगले राजवंश की ओर। अगला राजवंश है चंदेल। तो चंदेलों का जो काल है वो 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य में रहा है। बुंदेलखंड, जिसको हम लोग जेजाक भुक्ति के नाम से भी जानते हैं, जेजाक भुक्ति, उस समय इसका नाम बुंदेलखंड नहीं था, बुंदेलखंड इसका नाम बाद में पड़ा है। इसको हम कहते हैं जेजाक भुक्ति। और वहां पर इस नन्नुक नामक एक व्यक्ति था जिसने 830 के आसपास नन्नुक नाम के वंश की स्थापना की थी। चंदेल वंश के बारे में कुछ इतिहासकारों का यह मानना है थे गौंड। आज भी गौंड जनजाति बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के क्षेत्र। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि जो गौंड जनजाति के लोग थे उन्हीं के गौड़ जनजाति के थे। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है। चंदेलों में कई प्रसिद्ध राजा हुए, जैसे राजा वाकपति, जयशक्ति, साहिल, हर्ष, यशोवर्मन और परमार्दी देव। इन राजाओं के साहित्य के लिए बहुत काम हुए, खास करके स्थापत्य कला के लिए।
और जैसा हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में राजा जो अंतिम राजा था परमार्दी देव, उसका युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में आला और उदल की वीरता के बारे में आपने खूब सुना होगा। उसमें आला और उदल की वीरता के बारे में आपने खूब सुना होगा। और आला उदल ने बड़ी बहादुरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध किया था। ऐसा हमें बहुत सारे जो उस समय के ग्रंथ हैं, जैसे आला खंड, उसमें जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से उसके जो दरबारी कवि थे, जिनका नाम था चंद्रबरदाई के से जानकारी मिलती है। राजा परमल देव के दरबार में एक उनके दरबारी कवि थे जिनका नाम था जगनिक। जगनिक ने बहुत प्रसिद्ध काव्य लिखा है, आला खंड काव्य, आल्हा खंड काव्य या परमाल रासों। उसमें ये सारी जानकारी मिलती है आपको, तमाम तरह की चीजें आपको मिलेंगी। और आज भी बरसात के टाइम में बहुत जगह वो गाया जाता है। ब्रज में, बुंदेलखंड में बहुत जगह आला गायन होता है। और अब तो आला को फिर से प्रोफेशनल बनाने का काम किया जा रहा है। क्लियर? तो ये उनकी कहानी है। बाकी खजुराहो के मंदिर इत्यादि जो सारी चीजें, कालिंजर का किला इत्यादि आप देखेंगे, वो चंदेल काल में ही पूरा का पूरा विकसित हुआ। तो चंदेलों के समय बुंदेलखंड अपने आप में शक्ति का एक बड़ा केंद्र था। उसके बाद जैसा हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इनको हरा दिया था। और आगे चल करके मोहम्मद गौरी आया और गौरी ने फिर क्या है, इन पर भी हमला किया। कालिंजर के किले को गौरी ने जीत लिया। आप देखेंगे जितने राजपूत राजा हैं, अल्टीमेटली इनको मोहम्मद गौरी या जो आने दिल्ली के मुस्लिम शासक, वो इनको सबको हराते जाएंगे और इन पर सब पे कब्जा करते जाएंगे। क्लियर? आगे हम बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक 1802 में कालिंजर पर हमला किया था। कालिंजर और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको हरा करके जीत लिया था। आपको सारे राजाओं के नाम याद नहीं करने हैं। शिखा त्रिपाठी का यह सवाल है कि सारे राजाओं के नाम नहीं याद करने हैं। आप मेन राजाओं के नाम याद करिए और उनके जो मेन काम है, महत्वपूर्ण जो कोई काम है। जैसे मान लीजिए किसी राजा का कोई इंपॉर्टेंट काम था, जैसे मान के हम चलते हैं कि खजुराहो के मंदिर जिन्होंने बनवाए उनके बारे में हम जान लें। या फिर जैसे चौहान वंश में बहुत सारे राजा थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बाद इतिहास बदल जाता है। तो हम लोग ये कोशिश करें, जैसे अजमेर शहर चौहान राजाओं ने बनवाया था और वहां पे एक चौहान राजा था जिसका नाम था अजय मेरू। उस चौहान राजा ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। तो ऐसे कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें जरूर जानने चाहिए। अब हम आते हैं आगे गुजरात के चालुक्य। तो दो तरह के चालुक्य आपको मिलेंगे। एक चालुक्य हम साउथ इंडिया में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के चालुक्य थे वो अलग थे। उसी तरीके से हमें गुजरात में चालुक्य वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, जिनको सोलंकी नाम से भी जाना जाता है। और सोलंकी टाइटल आपको गुजरात में काफी मिलेगा। इनकी शुरुआत कहां से हुई थी? 942 में एक व्यक्ति था मूलराज नाम का एक व्यक्ति था, गुजरात की राजपूतों के वंश की। और भीम प्रथम इसमें एक महत्वपूर्ण शासक था। और भीम प्रथम जब राजा था, उसी समय सोमनाथ पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। हम आगे देखेंगे गजनवी और गोगरी के आक्रमण। तो सोमनाथ पर जब आक्रमण किया था, उस समय गुजरात का जो राजा था वो भीम प्रथम था। हालांकि शक्तिशाली था, लेकिन वो गजनवी का मुकाबला नहीं कर पाया था। उसके बाद बिमल, मैं जो बता रहा हूं ये है, जो बिमल था भीम प्रथम का जो सामंत, उसने माउंट आबू एक जगह पड़ती है राजस्थान में, माउंट आबू नामक जगह पर उसने दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए थे। तो वो जिसने बनवाए थे उसका नाम था बिमल। और जो बिमल था वो चालुक्य या सोलंकी वंश का राजा नहीं था, बल्कि राजा भीम प्रथम का वो सेनापति था। क्लियर? उसके बाद इस वंश में अगर हम आगे देखें, जय सिंह सिद्धराज एक बहुत शक्तिशाली राजा था। एक राजा आनंदपाल था और एक जो राजा था जय सिंह सिद्धराज के दरबार में हेमचंद करके शायद कोई कवि भी था, जैन कवि। और जय सिंह सिद्धराज ने सूर्य मंदिर बनवाया था। एक बहुत प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, आप जाएं तो आप गुजरात में देख सकते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है गुजरात में। भारत में 3 ही जगह सूर्य मंदिर है। गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर, आप कश्मीर में जाएंगे तो मार्तंड मंदिर श्रीनगर में,
और उसके अलावा एक सूर्य मंदिर है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। भारत में 3 स्थानों पर सूर्य मंदिर है। तो जो गुजरात वाला सूर्य मंदिर है, जिसको मोढेरा जगह है ये गुजरात में, वहां पर ये सूर्य मंदिर है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो चालुक्य सोलंकी राजपूत राजा जयसिंह सिद्धराज का जो सामंत था उसने बनवाया था। क्लियर? नहीं, वो सॉरी, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, और ये राजा जयसिंह सिद्धराज ने बनवाया था मोढेरा का सूर्य मंदिर। उसके बाद इस वंश में एक और बड़े राजा की हमें जानकारी मिलती है, भीम प्रथम, राजा भीम द्वितीय। तो राजा भीम द्वितीय जो था सोलंकी वंश का, उसने 1175 में एक लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और उसके बीच में, और उस युद्ध में राजा भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। तो इसका मतलब है कि जो सोलंकी राजा थे वो मजबूत राजा थे। उन राजाओं में से भीम द्वितीय ने गौरी को हरा दिया था 1175 में, और गौरी की फिर हिम्मत नहीं हुई थी कि जब तक भीम द्वितीय रहा तब तक उस पर हमला करने की। तब तक मोहम्मद गौरी आया नहीं। गौरी आगे चलकर किस पे हमला करता है? पृथ्वीराज चौहान पर। क्लियर? तो ये था पूरा का पूरा इतिहास सोलंकी या चालुक्य वंश के राजाओं का, जिनका गुजरात में राज्य था। और इनके बाद में वहां पर जो दूसरे वंश के राजा आए उनका नाम था बाघेला राजपूत। आज भी आपने देखा होगा गुजरात में बहुत सारे लोगों का बाघेला टाइटल मिलता है, बाघेला राजपूत। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करते हैं परमार वंश की। तो परमार वंश जो है बेसिकली था मालवा क्षेत्र पड़ता है। मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, देवास, महू, धार, इंदौर, इस सारे क्षेत्र को कहते हैं मालवा क्षेत्र। तो इसी मालवा क्षेत्र में धार को राजधानी बना करके परमार वंश की स्थापना हुई थी। और परमार वंश के बारे में यह कहा जाता है कि परमार शासक पहले राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे, और राष्ट्रकूट लोग महाराष्ट्र और कर्नाटका पर शासन कर रहे थे। तो आपने देखा धार से बहुत आगे नहीं है महाराष्ट्र की सीमा, महाराष्ट्र की सीमा धार के बहुत पास में है। तो कुल मिलाकर के जो राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे उन्हीं के सामंतों के रूप में ये लोग थे। और बाद में जब राष्ट्रकूट शक्ति कमजोर हुई तो उसका फायदा उठा करके परमारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। अगर हम इतिहास में जाएं तो इस वंश का जो संस्थापक राजा है उस राजा का नाम मिलता है हम लोगों को उपेंद्र कृष्ण राज। तो संस्थापकों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये संस्थापकों के नाम कई बार एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। तो परमार वंश का जो राजा था उसका नाम था संस्थापक का उपेंद्र कृष्ण राज। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध जो राजा है उसका नाम था राजा भोज। भोज परमार अपने उदारता के लिए, दानशीलता के लिए और साहित्यकारों और विद्वानों का संरक्षण देने के लिए बहुत प्रसिद्ध राजा था। उसने बहुत सारी किताबें खुद लिखी थी राजा भोज ने। और राजा भोज ने ही ये जो भोपाल शहर है जिसको हम बोलते हैं भोपाल शहर जो आज मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसको राजा भोज ने ही बनाया था भोजपाल के नाम से। बाद में भोजपाल की जगह भोपाल हो गया था। और वहां पे एक जगह है भोजपुर में मुझे लगता है भारत का सबसे बड़ा जो है शिवलिंग है, वहां पे एक मंदिर है भोपाल से पास में ही। तो ये इस समय जब राजा भोज का शासनकाल था तो उस समय बहुत समृद्ध क्षेत्र था, धन धान्य से और कला संस्कृति और साहित्य के हिसाब से बहुत उन्नतिशील एरिया था। और राजा भोज के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। आप अगर चाहें तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं राजा भोज के बारे में। राजा भोज परमार, अगर आप भोज परमार डालेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और राजा भोज के बाद परमार जो शासक थे उनके लोग बहुत सारी जगह बिखर गए, कुछ इंदौर चले गए, कुछ छिंदवाड़ा चले गए, कुछ बालाघाट चले गए, ऐसे अलग अलग एरिया में बिखर गए। तो आज आप देखेंगे आज भी आपको जो परमार या पमार टाइटल आपको आज भी उस एरिया में काफी लोगों का मिलेगा, बहुत सारे लोगों को आपको ये टाइटल मिलेगा। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और बाद में चल करके इनका राज्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी तो नहीं जीता, लेकिन ये छोटे शक्ति के रूप में राज करते रहे। अलाउद्दीन खिलजी आएगा 1300 ईस्वी के आसपास। अलाउद्दीन खिलजी इन पे हमला करता है और परमारों की शक्ति को समाप्त करके ये धार और इत्यादि का जो एरिया है सारा का सारा वो अपने राज्य में मिला लेगा। अलाउद्दीन खिलजी काफी क्षेत्रों पर कब्जा करेगा। आगे चल के देखेंगे जब हम इनका इतिहास पढ़ेंगे।
अगले वंश के बारे में हम आते हैं कि अगला कौन सा वंश है। हाँ, अगला वंश है हमारा गहड़वाल। तो जैसा मैंने कहा कि जो कन्नौज था, कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार राज करते थे और प्रतिहार राजाओं के और पाल शासकों के और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज को लेकर कई लड़ाइयां हुई। और बाद में हम देखते हैं कि महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करता है तो वो अंतिम जो राजा था उनका राज्यपाल प्रतिहारों का, उसको परास्त कर देता है। क्लियर। गढ़वाल वंश की स्थापना होती है और उसका जो संस्थापक था उसका नाम था चंद्रदेव। मेरे ख्याल से 1080 के आसपास यहां पर गढ़वाल वंश के शासकों की स्थापना होती है चंद्रदेव के द्वारा। चंद्रदेव, मदन चंद्र, गोविंद चंद्र और जो अंतिम प्रसिद्ध जो राजा था जिसका नाम आपने सुना होगा राजा जयचंद, जो कन्नौज का था। तो जयचंद की कहानी हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं कि जयचंद ने जब पृथ्वीराज चौहान और चंदेल राजा परमार्दी देव के बीच में युद्ध हुआ था तो जयचंद ने परमाल का साथ दिया था। और जब गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ था तो जयचंद ने कहा था कि मैं गौरी की सहायता करूंगा, पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर हमें ये सारी जानकारी मिलती है। और जब मोहम्मद गौरी को लगा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में जयचंद खड़ा नहीं है तो क्या गारंटी है कि मेरे साथ रहेगा। तो 1194 में फिर मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पे हमला किया। 1194 में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया कन्नौज पर और उसने कन्नौज को जीत लिया और इस तरीके से गढ़वाल वंश की समाप्ति हो गई। तो आप देखेंगे जितने राजपूत हैं, अधिकांश राजपूत वंशों को या तो समाप्त करके उन सत्ता पे कब्जा कर लिया मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर उनको इतना कमजोर कर दिया कि वो फिर बड़ी सत्ता को स्थापित करने के लायक नहीं रहे। तो ये सारी जानकारी है, पॉलिटिकल जानकारी, राजनीतिक इतिहास, चंदेलों का, परमारों का, चालुक्यों का, प्रतिहारों का ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, और गहड़वालों का। अब आता है कि इस काल के दौर में समाज की व्यवस्था क्या थी। तो अगर हम समाज के बारे में चर्चा करें तो इस काल में समाज विभाजित है पूरी तरीके से। वर्ण व्यवस्था थी पूरी तरीके से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और दास प्रथा, स्त्रियों की दुर्दशा, ये सारी चीजें हमें इस काल में मिलेंगी। इस काल में सामंतवाद अपने चरम पर था। राजा अपने लोगों से जमीनें देकर के, भूमि अनुदान देकर के उनसे वाहवाही लूटने के लिए सामंत बनाते थे और वो सामंत जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट राजा बन जाते थे। तो भारत में सामंतवाद चरम पर था और इसी कारण से केंद्रीय शक्ति कमजोर रही, केंद्रीय सत्ता कमजोर रही। और केंद्रीय सत्ता कमजोर रहने का ही बड़ा परिणाम यह निकला कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करके लगभग भारत से ये सारे वंश खत्म कर दिए और आगे चल करके भारत में इस्लाम की सत्ता स्थापित हो गई। और वो पहले जो वंश के राजा थे वो तुर्की राजा थे, जो उनको हम लोग गुलाम वंश के रूप में जानते हैं। गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया, ये सारी की सारी बलबन, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये इनका पॉलिटिकल इतिहास है। समाज के ऊपर देखें तो समाज में विभाजन है, भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है, सामंत व्यवस्था है, स्त्रियों की और शूद्रों की दशा दयनीय है। इस काल में स्त्रियों की और शूद्रों की दशा दयनीय है। स्त्रियों के जौहर करने के बहुत सारे मिलते हैं। अगर अर्थव्यवस्था में देखें तो इस समय अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट आ चुकी थी। अर्थव्यवस्था में हमें कोई बहुत बड़े उद्योग, धंधे, व्यापार, वाणिज्य के चिन्ह दिखाई नहीं देते। इस समय इतिहास में क्या है कि एग्रीकल्चर हो रही है, केवल भूमि अनुदान दी जा रही है और कृषि ही अर्थव्यवस्था का आधार है। तो भारत में ये गिरावट का दौर है। अगर आर्थिक रूप से देखें तो ये भारत की अर्थव्यवस्था का गिरावट का दौर है, राजनीतिक बिखराव का दौर है और सामाजिक भेदभाव का दौर है। तो ये जो काल रहा है राजपूत काल भारत के इतिहास में, केवल चंदेल राजाओं के और खजुराहो के मंदिरों की बात की जाए या सोलंकी राजाओं के द्वारा मोढेरा का सूर्य मंदिर, अगर इनको देख लिया जाए, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो काल है, इस काल में भारत में उन्नति नहीं हो रही, अवनति हो रही है। हर क्षेत्र में राजनीति विकेंद्रित हुई है, राजनीति में अलग अलग शक्तियां बनी हैं, इस कारण से राजनीति कमजोर हुई है, केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, हर तरीके से इकोनॉमिक चीजें डाउन हुई हैं। और इस काल में आप देखेंगे कि इस काल में आपको सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारा चीजें दिक्कत वाली, भेदभाव वाली, विभाजन वाली मिलेंगी और स्त्री शिक्षा इत्यादि के बारे में हमें यहां पर कोई भी प्रावधान दिखाई नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अगर तीनों ही पहलुओं पर हम चर्चा करें तो ये भारत के इतिहास का अच्छा समय नहीं है।
भारत के इतिहास का ऐसा समय है जिसमें हर चीज की डाउन हो रही है, हर चीज कमजोर हो रही है। और इसी का परिणाम है कि इससे पहले भी भारत में लोग अटैक करने आए। देखिए, भारत में शकों ने आक्रमण किया, यूनानियों ने आक्रमण किया, हुओं ने आक्रमण किया, कुषाणों ने आक्रमण किया, लेकिन वो आक्रमण करके भारत में ही सेटल हुए या भारत की शक्तियां उनसे लड़ती रहीं। लेकिन इनके काल में, जब इनके समय में जब आक्रमण होंगे तो सत्ता ही चली जाएगी, सदैव के लिए। सत्ता हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर लौट के कभी नहीं आएगी। फिर भारत में आगे चल के लोकतंत्र ही आएगा, फिर कभी इन लोगों का राजतंत्र या राज्य वो चीज है नहीं आएंगी। तो आगे की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों के लिए आज के टॉपिक में केवल इतने ही जो राजवंश है उनकी हम लोग ने जो चर्चा की है उतने ही पर्याप्त है। कोई सवाल यदि आपका रहता है तो वो सवाल मैं आपसे आप पूछ सकते हैं। संजय लोधी एडवोकेट ने कहा है कि लोधी राजपूतों की क्या स्थिति थी, मैं वो आपसे जानना चाहता हूं। आप लोग काफी वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर, अगर आपके पास कोई प्रमाण है लोधी संजय राजपूत, तो आप मुझे 750 से लेकर 1200 तक का इतिहास का प्रमाण दीजिए कि इस समय ये लोग राजा थे या इनकी स्थिति थी। मैंने पहले भी सवाल किया था लोगों से। जो ऐतिहासिक प्रमाण है, इस समय क्या प्रशस्तियां बहुत सारी मिली हैं। राजा अपनी प्रशस्तियां मंदिरों पे लिखवा देते थे, किसी पहाड़ पे लिखवा देते थे, या राजाओं की जो चाट भाट हुआ करते थे जिनको हम लोग बोलते हैं प्रशस्तिकार, जैसे चंद्रबरदाई, जगनिक, ऐसे लोग लिखते रहते थे राजाओं के बारे में। तो और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को ये सारी जानकारियां इतिहास की मिली हैं कि किस किस समय किस किस राजा ने राज किया। जैसे मैं अगर आपको राजा भोज के बारे में बताऊं, राजा भोज परमार, तो उसकी अगर उपलब्धियां आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। राजा भोज परमार आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं राजा भोज परमार के बारे में। कोई क्वेश्चन भी अगर आपका है इस एरिया से, राजपूत काल से, अगर कोई आपका क्वेश्चन भी है तो आप पूछ सकते हैं। भारत के इतिहास में 2 राजा भोज हुए हैं, याद रखना। एक राजा भोज परमार था जो धार जिसकी राजधानी थी, जो परमार वंश का राजा था, जो संस्कृति के लिए जाना जाता, संस्कृति, साहित्य और इतिहास के लिए। और एक राजा हुआ है मिहिर भोज, जो कन्नौज का राजा था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का था, जो बड़ा विजेता था। तो जो कन्नौज का राजा था उसका नाम था राजा मिहिर भोज, जो प्रतिहार वंश का था, जो अपने आप में बड़ा योद्धा था। और जो परमार वंश का राजा भोज था, भोज परमार, जो जिसकी राजधानी धार थी, धार या धारा नगरी, जो इंदौर के नीचे है। तो वो जो राजा संस्कृति का प्रेमी था। मैं दो आपको, शायद कई सारे कवि, हाँ, ये जो चंद्रबरदाई की जो किताब है उसमें राजा ईसर से लोधी का उल्लेख आता है, जिसने परमार्थ देव की तरफ से पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की थी, उसका उल्लेख आता है। राजा भोज के बारे में आपको बहुत सारे साहित्यकारों की भी जानकारी मिलेगी। और किसी स्रोत से उसकी जानकारी नहीं मिलती है। देखिए, भोज ने क्या क्या निर्माण करवाया था, मैं राजा भोज परमार की आपको बता दूं। पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था और कुछ समय तक मोहम्मद गौरी ने उसको शासन करने दिया, लेकिन बाद में फिर उनको सबको समाप्त करके पूरी सत्ता व्यवस्था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने हाथ में ले ली थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू में शासन करता था लाहौर से, बाद में फिर वो दिल्ली ही आगे शिफ्ट हो गया था। जो राजा भोज था उसने भोजपुर मंदिर, जो आपने सुना होगा, भोपाल से पहले भोजपुर मंदिर है। और उसके अलावा यह कहा जाता है कि उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है, इस महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण का श्रेय भी राजा भोज को है। उसके अलावा धार में एक भोजशाला बनवाई थी उसने। भोपाल का विशाल तालाब आपने सुना होगा, देखा भी होगा, भोपाल में बड़ा तालाब, वो भी राजा भोज ने बनवाया था। भोपाल शहर की स्थापना भी राजा भोज ने की थी। और सरस्वती कंठ भरण के नाम से भवन उसने बनवाया था।
और सरस्वती का बड़ा पुजारी था। वो विद्या की जो देवी है, वाग देवी, सरस्वती का बहुत बड़ा पुजारी था। क्लियर? तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं आप वो सिर्फ याद रखिए। राजपूत क्यों हारे, हाँ एक इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। राजपूतों की पराजय के कारण क्या थे? जब गौरी आता है तो गौरी सबको हरा देता है, फिर अलाउद्दीन सबको हरा देता है। और इनकी पराजय के पीछे कारण क्या थे? तो देखिए मोटे तौर पे कारण वही थे। सबसे पहले तो इनमें आपसी फूट थी, राजपूत राजाओं में आपस में फूट थी। क्लियर? दूसरा क्या था इनमें? दूसरा इनमें यह था कि ये अपनी जो सैनिक शक्ति है उस सैनिक शक्ति को बढ़ाने के बजाय सामंत बना करके सामंतों पर डिपेंड हो जाते थे, और वो सामंत रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। वो सामंत अपने आप में, सामंत क्या है, स्वतंत्र व्यवहार करते थे। दूसरा जो ट्रेनिंग और जो स्किल है, जो जैसे गौरी है, गौरी पूरी तरीके से ट्रेंड होके आया था सैनिक लेकर के, अस्त्र शस्त्र के साथ में। वो सारी की सारी चीजें हम लोगों, इनके पास कम थी, बहुत इन लोगों के पास वो कम थी। इस कारण से दूसरा, जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी कि भारत में सिर्फ राजपूतों की पराजय नहीं, भारत में जितने लोग हारे हैं विदेशी शक्तियों से, उसका एक बहुत बड़ा कारण भारतीय सामाजिक संरचना का दोष था। सामाजिक संरचना का दोष था, जिसमें बहुत सारे लोगों को सेना में कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाता था, वो लड़ नहीं पाते थे देश की तरफ से। इस कारण से सेनाएं कमजोर हो जाती थी, और कमजोर सेनाओं के दम पर। अच्छा, दूसरा क्या था कि जो राजपूत राजा थे, ये राजपूत राजा आपस में लड़ते थे, तो इनकी जो सैनिक शक्ति थी वो आपस में लड़के खत्म हो जाती थी। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने गढ़वाल से लड़ाई लड़ ली, पृथ्वीराज चौहान की परमार देव से लड़ाई चल रही थी। तो जब इनकी आपस में लड़ाई होगी, चौहानों की चालुक्यों से लड़ाई थी, इस कारण से क्या था कि इनकी शक्ति आपस में छिड़ हो रही थी, इनकी शक्तियां आपस में ही कमजोर हो रही थी। दूसरा, जब भी कभी बाहर से आक्रमण होते थे तो ये लोग बाहर जाके उसकी रक्षा नहीं करते थे, ये बाहर की शक्तियों को भारत में घुस जाने देते थे, और जब वो शक्तियां इंडिया में एंटर होके अंदर आ गई तब जाके ये लड़ते थे। तो तब तक वो अपनी तैयारी कर लेते थे। तो ये जो सीमा है, जो बॉर्डर था अपने देश का, जो भी उसका राज्य था, उस बॉर्डर की मजबूती के लिए इन लोगों ने काम नहीं किया था, राजपूत राजाओं ने। इस कारण से इनको पराजय का सामना करना पड़ता था। और कुछ इतिहासकारों का तो ऐसा भी मानना है कि जब एक मुस्लिम आक्रमणकारी को बुलाया जाता था तो उसको एक राजपूत राजा सहयोग करता था कि तुम उसको हरा दो। इस तरह के उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। खास करके जो जयचंद की जो कहानी है कि जब गौरी ने आक्रमण किया तो जयचंद ने गौरी की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की, ऐसा मिलता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। आला ऊदल के बारे में जो आप लोगों का सवाल है, आला ऊदल के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो वनाफर या बनस्फर शब्द का प्रयोग हुआ है। और जो शोध और इतिहास जो रिसर्च है उसमें मैंने आला खंड काव्य पढ़ा था थोड़ा सा, तो आला खंड काव्य में उसको लिखा है ओछी जात बनाफर क्यार, मतलब ओछी मतलब निम्न जाति। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आला उदल थे वो बनाफर थे और वो निम्न जाति के लोग थे, अर्थात वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य समाज से नहीं रहे होंगे, क्योंकि उसमें जो शब्द लिखा है आला खंड काव्य में उनके लिए यही लिखा है कि ओछी जात बनाफर क्यार। आप लोग पढ़ सकते हैं, आला खंड काव्य अवेलेबल है, और मैंने काफी उस पर स्टडी किया था, तो उसमें यही निकल के आया था कि वो संभवतः छोटी जाति के लोग रहे थे उस परंपरा के हिसाब से। और अभी जो बुंदेलखंड में जहां उनके मामा का गांव है, बुंदेलखंड वाले बता सकते हैं, महोबा में कहीं पड़ता है उनके मामा का गांव। तो जिनको जानकारी है उनके मामा के गांव पता करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा वो कौन लोग थे। अच्छा, एक और जो चीज है आप लोगों की, क्षत्रिय और राजपूत, इसमें लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं होगी। देखिए, क्षत्रिय जो है वो वैदिक शब्द है, क्षत्रिय वैदिक शब्द है। वेदों में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की जानकारी मिलती है, यानी भारत में जो वर्ण व्यवस्था है ये वैदिक परंपरा से आई है, वेदों में वर्ण व्यवस्था है। तो अगर हम ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में एक
10वां मंडल है, ऋग्वेद में 10वां मंडल है, और उस 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसको कहते हैं पुरुष सूक्त। अगर किसी को ऋग्वेद पढ़ना हो तो मेरे पास पीडीएफ भी है, और हिंदी में, दोनों में है, संस्कृत में और हिंदी में ट्रांसलेशन भी है ऋग्वेद का। तो पुरुष सूक्त में पहली बार यह वर्णन मिलता है 4 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसमें कहा है कि विराट पुरुष के उससे इनकी उत्पत्ति हुई, मुख से ब्रह्मा की, भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर से और जांघों से वैश्य की, और पैरों से शूद्र की। लेकिन अगर हम उस पूरे को ढंग से पढ़ें, विवेचन को, तो उसमें यह पता चलता है कि शुरुआती जो वर्ण व्यवस्था थी, वो शुरुआती वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जो बाद में चल करके जन्म आधारित हो गई। जो जिस वर्ण में पैदा होगा उसका वर्ण वही रहेगा। शुरुआत में इसमें लचीलापन था कि लोग अपने अपने हिसाब से अपने कार्यों से वर्ण में आ जा सकते थे, लेकिन बाद में इसमें कठोरता आती चली गई, और ये पूरी तरीके से पहले जन्म आधारित हुई और बाद में चल करके जातियों में विभाजित हो गई। जो राजपूत है, राजपूत बेसिकली मध्यकालीन शब्द है। आपको किसी भी पुराण में, आपको किसी भी वेद में कहीं राजपूत शब्द के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। राजपूतों के बारे में आपको वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, पुराने ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में भी कहीं जानकारी नहीं मिलेगी। वैदिक परंपरा में केवल क्षत्रिय वर्ड था, राजाओं के लिए क्षत्रिय वर्ड था। मध्यकाल में आकर के ये जो राजपूत वाला कॉन्सेप्ट है, ये मध्यकाल में आया, और उसमें भी ये कहा जाता है कि जो हूण, शक, कुषाण, ये सब लोग आए, इनके आने से जो सामाजिक असंतुलन पैदा हुआ, उसमें एक नया वर्ग पैदा हुआ, और उस नए वर्ग में राजपूतों की उत्पत्ति हुई। और जब ये सवाल आया कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था तो वर्ण पे आधारित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये राजपूत कहां एडजस्ट होंगे? तो संभवतः बाद में, क्योंकि ये लड़ने वाली प्रवृत्ति के लोग थे, तो धीरे धीरे करके एसिमिलेट होकर के ये आपको क्षत्रिय वर्ण में अपने आप को समाहित कर लिया। जैसे जिन राजपूत वंशों की मैंने बात की है, जैसे आप देखिए, चौहान वंश है, चाहे चालुक्य वंश है, चाहे चंदेल वंश है, चाहे गढ़वाल वंश है, चाहे परमार वंश है, चाहे कोई सा भी राजपूत वंश है, किसी भी राजपूत वंश की जानकारी आपको वेदों में उसकी नहीं मिलेगी। मतलब वेदों में आप कोई सा वेद पढ़ लीजिए, आपको राजपूतों के बारे में वेदों में कोई उल्लेख नहीं है, न चालुक्य, न चोल, न चौहान। वहां क्षत्रिय है, वो अलग चीज है। और यहां पर जो राजपूत है, तो उसका मतलब ये रहा होगा कि ये लड़ने वाले जो लोग रहे होंगे। फिर सामाजिक व्यवस्था क्योंकि भारत की वर्ण पे चली आ रही थी, तो ये अकोमोडेट हो गए वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय के रूप में। उत्पत्ति में आपको पहले बता चुका हूं। चलिए, और कोई यदि आपका सवाल रहता है, मुझे लगता है काफी चीजें स्पष्ट हुई होंगी आपकी। क्लियर? कोई क्वेश्चन अगर आपका रहता है तो वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज की परिचर्चा के लिए तो पर्याप्त हम लोगों ने टॉपिक्स कवर कर लिए, 4-5 वंशों की जानकारी कर ली। और देखिए, अब मध्यकालीन इतिहास हमारा प्रॉपर शुरू हो जाएगा कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत पर इस्लामी जो राज्य है उसकी शुरुआत, खास करके भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। महमूद गजनवी एक चैप्टर है, उसको चर्चा करेंगे। गजनवी के जो आक्रमण है भारत पर, 17 आक्रमण, उन 17 आक्रमणों की चर्चा करने के बाद हम गौरी के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी, वो चर्चा हम लोग करेंगे। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए पर्याप्त। आज की चर्चा इतनी ही काफी है, और आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। मैं जो चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उसका मतलब यह है कि आप अगर आईएएस या ऐसे बड़े परीक्षाओं में आप लोगों को सपोर्ट मिले, आंसर आप दे पाए, मैं उस ध्यान में रख करके चर्चा करता हूं। हमारा काम इतिहासकार बनना और शोध करना नहीं है। हमें चाहते हैं कि लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा हो। मैं किसी सरजीत, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर फिर कभी दूंगा, एक पर्टिकुलर सेशन उसके लिए ऊपर लूंगा। क्लियर? राम ज्ञान सिंह जी, आपका भी मैं बाद में करूंगा। आई थिंक कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है नहीं। इतना अगर आप तैयार कर लेंगे, अगर इतना भी आपको याद रहता है जो मैंने चर्चा की है प्रमुख राजाओं और प्रमुख कार्यों की, तो देन यू विल गेट इट। मतलब आपको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आपको उसमें बहुत लाभ होगा।
खास करके आईएएस, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूजीसी, नेट इत्यादि में बहुत सपोर्ट मिलेगी। मैं जो आपको बता रहा हूं ना, मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों ने कई बार आपके सवाल ऐसे आ जाते हैं, मैं देखता हूं। मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं वो एग्जैक्टली वो है जो आपको आईएएस बना सकती है, जो प्रमाणिक है, जो स्वीकृत है, जो सभी विश्वविद्यालयों में मानी जाती है। इतिहास का तो कोई सिर पैर नहीं है। मान लो हम पीछे पड़ जाएं कि भाई किसी चीज के पीछे, तो हम बहुत सारी चीजें कल्पनाएं भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो तैयारी के क्रम में हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के आसपास चीजें हम लोग करते रहें। क्लियर? सो आई थिंक सेशन खत्म करना चाहिए। कोई और क्वेश्चन आपका है नहीं, और किसी का कोई क्वेश्चन अगर रहेगा भी तो उसका जवाब हम आपको बाद में भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद आप सब लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। कल हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे और पूरा इतिहास बदल जाएगा, किताबों के स्रोत बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, इतिहासकार बदल जाएंगे, तमाम तरह की चीजें कल बदल जाएंगी। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।